हेलो फ्रेंड्स। कुछ क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का, जो एंशियंट हिस्ट्री होता है उससे संबंधित मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसको आप एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका बहुत कंठाग्र हो जाएगा ये। और ये क्वेश्चन एक्चुअली लुसेंट का मैंने समराइज किया है। लुसेंट का जो मेन चीज़ है उसको मैंने निचोड़ करके निकाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के नियमों का संकलन किस वेद में मिलता है? तो सस्वर पाठ मतलब बोलते हुए पाठ करने के लिए मंत्र और बलि का नियम जो है वो किस वेद में है? तो ये यजुर्वेद में है। यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? तो अध्वर्यु कहते हैं यजुर्वेद के पाठककर्ता को। तीसरा क्वेश्चन है, यज्ञों के नियम किस वेद में मिलते हैं? तो यज्ञों के नियम यजुर्वेद में मिलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, मंत्र तथा बलि के नियम, ये भी यजुर्वेद में मिलते हैं और यज्ञों के नियम भी यजुर्वेद में मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यज्ञों के नियम, तो ये भी यजुर्वेद में मिलते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चौथा क्वेश्चन है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो गद्य और पद्य दोनों में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गद्य और पद्य दोनों में यजुर्वेद ही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है यजुर्वेद? ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? ये अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अगर कन्याओं के जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है? तो अथर्ववेद करता है। सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण किस वेद में मिलता है? सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण किस वेद में मिलता है? ये भी अथर्ववेद है फ्रेंड्स। सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण, सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण किस वेद में मिलता है? तो ये अथर्ववेद में ही मिलता है। गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन किस वेद में है? तो देखिए फ्रेंड्स, साम का मतलब गान होता है। ये जो साम वेद है इसमें साम का मतलब गान होता है। तो गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन किस वेद में है? तो साम वेद में है। साम वेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? तो इसे उद्रात्री कहा जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कंफ्यूजन नहीं होना है। जो ऋग्वेद है उसके पाठककर्ता को होत्री कहा जाता है और यजुर्वेद के पाठककर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है और सामवेद के पाठककर्ता को उद्रात्री कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? देखिए 9th नंबर सवाल क्या है कि भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो सामवेद है। चूंकि सामवेद में साम है, गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन, वैसे भी साम है, धुआं धुआं करके एक गाना है। तो इससे भी आप आसानी से याद रख सकते हैं कि सामवेद जो है ये गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। और भारतीय संगीत, फिर से संगीत आया तो फिर से गान वाला चीज़ आया, तो गाने का चीज़ फिर से आ गया, तो इसलिए सामवेद हम कह देंगे सामवेद है संगीत का जनक। उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन क्या है? 10th नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ये भी अथर्ववेद में है। किस वेद में कहा गया है सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां? अथर्ववेद में। तो देखिए अथर्ववेद का एक तो है कि कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, ये भी अथर्ववेद है। और इसमें आ गया कि पुत्रियां कहा जाता है, कन्याओं का जन्म और पुत्रियां कहा जाता है सभा एवं समिति को, ये भी अथर्ववेद है। तो ये कुल मिला के 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन है। आगे फ्रेंड है, सबसे पुराना और सबसे बाद का वेद कौन सा है? सबसे पुराना तो ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। जैसे क्रम है उसका, ऋग्वेद, यजुर्वेद,
अथर्ववेद, सामवेद। तो अथर्ववेद जो है सबसे बाद का वेद है और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अब देखिए फ्रेंड्स, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांग क्या था? वेदांग जो था वो वेदों को समझने के लिए निर्माण किया गया था वेदांगों का। तो वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन सा वेदांग होता है? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। हालांकि जनरली ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन वेदांगों की संख्या पूछ सकता है कहीं कहीं। तो वेदांगों की संख्या हम लोग याद रखेंगे 6 है। उसके बाद भारत के ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण कहाँ मिलता है? तो भारत के ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण पुराणों में मिलता है। उसके बाद पुराणों की संख्या कितनी है? तो पहले 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पुराणों के रचयिता कौन है? तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र हैं। लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र, इनके पुत्र का नाम है उग्रसर्वा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, वेदांगों की संख्या 6 है लेकिन पुराणों की संख्या 18 है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी बिल्कुल ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। ये कई सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। स्त्री की सबसे अधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? तो स्त्री की सबसे अधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। मैत्रेयी संहिता जो है, इससे पता चलता है कि स्त्री की सबसे गिरी हुई अवस्था थी उस समय। उसके बाद 8 नंबर सवाल क्या है? किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी माना गया है? तो शतपथ ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ था। शतपथ ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ था जिसमें पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया है। किसको? स्त्री को। उसके बाद 9 नंबर सवाल है, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। और मनुस्मृति और नारद स्मृति क्रमशः किस काल से संबंधित है? तो देखिए, मनुस्मृति जो है ये शुंग काल से संबंधित है और नारद स्मृति गुप्त युग से संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति शुंग काल से संबंधित है और नारद स्मृति गुप्त युग से संबंधित है। फिर आगे है बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस ग्रंथ में वर्णित है? तो बुद्ध का जो महात्मा बुद्ध जो थे उनके पूर्व जन्म की कहानी जातक नामक ग्रंथ में वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? देखिए, बौद्ध धर्म जो था आगे चल के महायान और हीनयान 2 भागों में विभक्त हो गया था। तो उसमें जो हीनयान संप्रदाय के जो लोग थे उनका प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो उनका प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित इसमें दिया गया है। कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित है। तो अगर पूछेगा कोई कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस ग्रंथ में है, तो जातक हो जाएगा। जातक में पूर्व जन्म का कहानी है। लेकिन हीनयान का प्रमुख ग्रंथ पूछेगा तो कथा वस्तु है। फिर जैन में देखिए, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध और जैन से संबंधित जो भी सवाल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा गया है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बुद्ध का पूर्व जन्म कहाँ है? जातक में। जातक कथा कहा जाता है उसको। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो कथा वस्तु है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। उसके बाद जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। महावीर के जीवन के बारे में किस ग्रंथ से पता चलता है? भगवती सूत्र। महावीर के जीवन के बारे में भगवती सूत्र से पता चलता है। ये महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में
कथा वस्तु से पता चलता है, लेकिन महावीर के जीवन के बारे में भगवती सूत्र से पता चलता है। इस वीडियो को आप लोग फ्रेंड्स 2-3 बार देख लीजिएगा, बिल्कुल कंठाग्र हो जाएगा ये सारा क्वेश्चन। और ये सारा लुसेंट का निचोड़ करके हम एक सेट बनाए हैं। 6 नंबर, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, उनका दूसरा नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी है। उसके बाद ये तो क्वेश्चन सब जानते होंगे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है, चाणक्य के अर्थशास्त्र से किस काल के इतिहास का पता चलता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य काल का पता चलता है। उसमें गुप्त काल भी दिया हुआ रहेगा, मौर्य काल भी दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, तो हमेशा मारना है मौर्य काल, क्योंकि चाणक्य के अर्थशास्त्र से मौर्य काल का इतिहास का पता चलता है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? संस्कृत साहित्य जो है, संस्कृत साहित्य में इतिहास की घटनाओं को सबसे पहले क्रमबद्ध कलहन किया था। कलहन एक लेखक थे जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लेखक थे। उन्होंने ही सबसे पहले संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध करने का काम किया था। कलहन के द्वारा रचित पुस्तक जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है, उसका क्या नाम है? तो कलहन राजतरंगिणी को लिखे थे, राजतरंगिणी नामक पुस्तक को। और कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राजतरंगिणी जो लिखा गया था उसका उसमें कहाँ के बारे में दर्शाया गया है? तो कश्मीर का इतिहास याद रखिएगा कि कश्मीर का इतिहास ही राजतरंगिणी में लिखा गया था। और किनके द्वारा लिखा गया था? तो कलहन के द्वारा लिखा गया था। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजतरंगिणी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो द रिवर ऑफ किंग्स, द रिवर ऑफ किंग्स। अरबों के सिंध विजय का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? ये चचनामा नामक पुस्तक है। अरबों का सिंध विजय इसी पुस्तक में मिलता है, चचनामा। 10 नंबर सवाल देखिए, अरबों का सिंध विजय का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो चचनामा में मिलता है। और चचनामा के लेखक बहुत बार पूछा जाता है, चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद, याद रखेंगे, अली अहमद चचनामा के लेखक हैं। अब फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन और है अपने पास। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक क्या है? तो संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है, जिसके लेखक पाणिनि हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक क्या है? तो अष्टाध्यायी है, और इसके लेखक पाणिनि हैं। कात्यायन के द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है, जो एक ज्योतिष ग्रंथ है? तो गार्गी संहिता। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि गार्गी संहिता, इनमें से कौन सा ग्रंथ एक ज्योतिष ग्रंथ है? तो ये गार्गी संहिता हो जाएगा। और गार्गी संहिता किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए, कात्यायन के द्वारा रचित। मतलब प्रश्न से उत्तर और उत्तर से भी कुछ प्रश्न क्रिएट हो सकते हैं, तो हम उसी ढंग से लिखे हैं जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन तीनों में से आ जाए तो आपसे बन जाएगा। अगर पूछेगा कात्यायन किस ग्रंथ को लिखे थे? तो गार्गी संहिता को लिखे थे। और गार्गी संहिता किससे रिलेटेड ग्रंथ है? तो ज्योतिष ग्रंथ है, ठीक है। या गार्गी संहिता को किसने लिखा था? तो कात्यायन ने लिखा था, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद शुंगों के इतिहास का पता किस पुस्तक से चलता है? तो पतंजलि के महाभाष्य से। देखिए, पतंजलि एक राइटर थे जो महाभाष्य नामक ग्रंथ लिखे थे, पुस्तक लिखे थे। तो महाभाष्य से पता चलता है शुंगों के इतिहास का। उसके बाद पतंजलि किसके पुरोहित थे? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के। ये जो 1 से 4 नंबर तक सवाल है मित्र, ये 1 से 4 नंबर तक टोटल सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक सरकारी कंपटीशन में, हर एक गवर्नमेंट जॉब के कंपटीशन में पूछा जाता है। नंबर 5, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ये तो सब जानते होंगे कि हेरोडोटस है। उसके बाद हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी बहुत फेमस सवाल है। हेरोडोटस ही हिस्टोरिका पुस्तक को लिखे थे। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है प्रश्न कि इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। उसके बाद
भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक टॉलमी हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। भारत के भूगोल नामक पुस्तक का लेखक तो टॉलमी। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी। ये लेखक जितने भी हैं ये सारे ध्यान रखिएगा। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, ठीक। उसके बाद 10 नंबर क्या सवाल है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक के लेखक। देखिए इसके कोई लेखक थे जरूर, लेकिन उनका नाम नहीं पता है, इसीलिए अज्ञात या अननोन इसे कहेंगे। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये सवाल एक बार बीपीएससी पूछा है और कई सारे कंपटीशन में पूछा गया है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक कौन है? तो ये लेखक अननोन है, इसीलिए ऑप्शन में बहुत सारे 3 लेखक के नाम दे देगा और एक नन ऑफ दीज दे देगा, तो नन ऑफ दीज लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुल मिला के 40 सवाल आज मैंने कराया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। इस वीडियो को 2-3 बार आप लोग अगर देख लीजिएगा तो ये जितना भी क्वेश्चन है ये कंठाग्र हो जाएगा और आगे भी हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। थोड़ा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये नया चैनल है। धन्यवाद।